हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भू आकृति के बारे में। और भू आकृति अर्थात फिजियोग्राफी के आधार पर हमने भारत को 6 भागों में विभाजित किया था, जिसमें में से जो सबसे पहला जो भाग था, जो हिमालय की पहाड़ी, जो उत्तरी पहाड़ी थी, जो भारत के उत्तर भाग में स्थित है, उसका हम लोगों ने फिजियोग्राफी को समझ लिया था, को पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में दो दूसरे भाग, पहला जो है राजस्थान के जो डेजर्ट हैं उसका भू आकृति, और जो उत्तरी भाग में जो बड़ा सा एक मैदानी क्षेत्र है जिसे कि उत्तरी मैदान कहा जाता है, या तो आप इसे नॉर्दर्न प्लेन भी कहते हो, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि अपन उत्तरी मैदान को समझें तो अभी सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हिमालय, जो उत्तरी पहाड़ी सिचुएटेड है, पहाड़ की एक बड़ी सी श्रृंखला जो है उसे हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें 4 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया था। सबसे पहला था परा हिमालय, जिसे अपन ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद ग्रेट हिमालयास, जिसे महान हिमालयास। बीच वाला था मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो था वो शिवालिक पहाड़ था, शिवालिक का माउंटेन था। अब इसी आधार पर हम लोगों ने देखा था कि जैसे अपन महान हिमालय में अपन ने देखा था जिसकी औसत जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर है, वहीं जो मध्य हिमालय है यानी कि मिडिल हिमालय, उसकी जो औसत यानी एवरेज जो हाइट है, ऊंचाई है, वो लगभग 4500 मीटर के आसपास थी। वहीं जो सबसे नीचे दक्षिण की ओर शिवालिक है, शिवालिक की मात्र 1500 मीटर ऊंचाई थी। अब होता क्या है, इस शिवालिक के और ज्यादा यदि अपन दक्षिण जाते हैं तो एक बड़ा सा प्लेन मैदान है, और इसी उत्तरी मैदान को इंग्लिश में द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इसी मैदान के बारे में अभी अपन पढ़ रहे हैं। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ऐसा मैदान है जो यदि अपन भारत की ओर देखें तो पंजाब से लेकर बंगाल और आसाम, ये यहां तक पूरा का पूरा एक बहुत ही लंबे डिस्टेंस को कवर करता है। ये कुल इसकी जो लंबाई है 3400 किलोमीटर, यदि पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपन देखें तो ये 3400 किलोमीटर है। इसके विपरीत याद कीजिए, हिमालय की लंबाई अपन ने कितनी देखी थी, पूर्व से 25 तक पश्चिम तक लेकर 2400 किलोमीटर हमने देखी थी। तो यानी कि लंबाई के टर्म्स में जो द ग्रेट इंडियन प्लेन है, उत्तरी मैदान है, ज्यादा लंबा है और ज्यादा फैला हुआ है पूर्व से पश्चिम तक भारत में। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगला समझते हैं यदि अपन, तो अब ये सबसे पहले आप समझिए ये जो है मैदान, ये बना कैसे। तो हुआ ऐसा, जब हिमालय की चोटी, हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा था, जब वो बन रही थी, तब इन हिमालय की चोटी की बनने की वजह से क्या हुआ, एक बड़ा सा डिप्रेशन, जिसे कि गड्ढा बोला जाता है, वो एक बड़ा सा गड्ढा पूरे के पूरे सतह में यानी कि सरफेस में हो गया था। ये जो बड़ा सा गड्ढा है, इसमें क्या हुआ, जो पहाड़ से नीचे आ रही थी नदियां, ये सारी नदियां यहां पर, जितने भी नदियां में जो पत्थर थे, मिट्टी थी, वो यहां पर आकर इस गड्ढे को भर दी, और इसी से क्या होता है, यहां पर बना हमारा उत्तरी मैदान। तो समझ में आ गया कैसे बना। जब हिमालय की पहाड़ी उठी तो क्या हुआ, एक बड़ा सा गड्ढा बना, जिसे अपन एक्चुअली यदि ज्योग्राफी के टर्म्स में कहें, भूगोल के टर्म्स में कहें, तो इसे 4 डीप कहा जाता है। एक बड़ा सा डिप्रेशन बना, इसी डिप्रेशन को में क्या हुआ, जैसे जैसे नदियां हिमालय से आई तो इन्होंने क्या किया, यहां पर सारा का सारा पत्थर, मिट्टी को यहां पर डिपॉजिट किया, और इसी की वजह से एक समतल मैदान का निर्माण हुआ, जिसे अपन गैंगेटिक प्लेन कहते हैं या उत्तरी मैदान कहते हैं। तो यही आपको समझना है। तो ये वाला जो है ये उत्तर है अर्थात नॉर्थ है, और ये साउथ है, ये इसकी इस तरीके की प्रोफाइल है, ये आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी बड़ी नदियों ने इसका योगदान में काम किया। तो जैसे आप देखोगे तो यहां से कौन सी नदी आती है, यदि अपन देखें कैलाश पर्वत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी आती है, यहां पर आती है सिंधु नदी, जिसे इंग्लिश में अपन इंडस कहते हैं। और इंडस की बहुत सारी सहायक नदी जो है पंजाब से गुजरती है। इसी वजह से इस रीजन का, इस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब अर्थात 5 नदियों का समूह, इसी वजह से इसे पंजाब कहा जाता है। और यदि अपन यहां पर देखें तो उत्तराखंड से गंगोत्री से गंगा नदी राइज करती है, जो पूरा का पूरा यहां तक फ्लो करती है। वहीं पर ब्रह्मपुत्रा नदी भी जो है वो तिब्बत से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में बहती है, और ये जो बनाती है ब्रह्मपुत्रा प्लेन या आसाम प्लेन, जो आसाम में जो प्लेन है ये बनाती है। यानी कि 3 मुख्य नदी थी, जो कि थी सबसे पहले सिंधु नदी, दूसरे नंबर पर गंगा नदी, तीसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्रा नदी। ये तीनों नदी और इनकी सारी की सारी सहायक नदी अर्थात की ट्रिब्यूटरीज, ये सब नदियां मिलके क्या हुआ, इन लोगों ने पहाड़ से जो भी पत्थर मिट्टी लाई थी वो इस फोरडीप में, यानी कि इस जो बड़ा सा गड्ढा बना था, इसमें जब ये डिपॉजिट करे तो एक समतल मैदान बना, जिसे अपन ग्रेट इंडियन प्लेन या उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये थी बेसिक इस मैदान की संरचना के बारे में, कैसे बना। अब ये देखो, ये एक्चुअली 3400 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर के कुछ बीच इसकी लंबाई है। और यदि आप देखोगे तो ये जो मिट्टी पत्थर जमा हुआ, ये 1000 से 2000 मीटर, यानी कि ये गड्ढा था, पूरे के पूरे गड्ढे में भरा। इसी वजह से जो इसकी जो डेप्थ है वो कितना है, वो गहराई है, वो 1 से 2 किलोमीटर तक ये जो डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं। ये आपको समझना है। अब इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जैसे ही अपन उत्तर से यानी कि नॉर्थ से दक्षिण की ओर जाएं तो इस प्लेन एरिया को अपन अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस मैदानी एरिया को 4 मुख्य भागों में अपन फिर से विभाजित कर सकते हैं, ये आपको समझना है। तो ये 4 जो नाम हैं वो आप ध्यान रखिएगा। पहला जो है भाबर है, दूसरा जो है तेरई है, और इसके अलावा जो 2 और नाम है भंगार और खंदार, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कई जगह आपको खादर नाम से भी मिलेगा और कई जगह खंदार नाम से भी। नॉर्मली जो है खादर नाम ज्यादा सही है, क्योंकि जब अपन आगे पढ़ेंगे तो ये खाद अर्थात जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ बढ़ाती है नदी का, मिट्टी का, इसी वजह से इसे खादर कहते हैं। समझेंगे अपन आगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये कैसा है, तो अब इस बात को समझिए। यहां पर जैसे अपन भारत का ये नक्शा देखें, भारत के नक्शे को समझते हैं। इस भारत के नक्शे में यहां पर हिमालय है, ठीक है, हिमालय की चोटी है। अब हिमालय की जो पूरी श्रृंखला है उसके नीचे यदि आप जाओगे तो इसके समांतर यानी कि पैरेलल फिर से क्या होगा, प्लेन एरिया की शुरुआत होती है। तो जो पहली जो इसमें लेयर रहती है, जो पहला विभाजन होता है, उसको कहा जाता है भाबर। उसके बाद फिर नीचे आता है तेरई और नीचे भंगारन खादर, इस तरीके से होता है। यानी कि ये कहां से जा रहा है, ये उत्तर से जाकर दक्षिण की ओर ये विभाजन किया जा रहा है मैदानी क्षेत्रों में। तो समझ में आया। अब देखो होता क्या है, यदि अपन समझें तो ये हिमालय की चोटी है, यानी कि ये उत्तर दिशा है और ये है दक्षिण दिशा। अब जैसे ही हिमालय की चोटी से बड़ी बड़ी नदियां क्या हो रही हैं, नीचे आ रही हैं, तो जब तक वो पहाड़ में बहती है तो उसकी जो ढलान होती है अर्थात जो स्लोप होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जितना भी पत्थर मिट्टी कुछ भी रहे पानी में, वो नदी क्या करती है, सारा का सारा सामान नीचे ले आती है। पर जैसे ही वो प्लेन एरिया में आती है, मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो क्या होता है, यहां से ये मैदानी क्षेत्रों में इनका क्या होना स्टार्ट कर देते हैं, ये
धीरे धीरे जो सबसे बड़े बड़े पत्थर हैं सबसे पहले उन्हें डिपॉजिट करना शुरुआत कर देती है, उन्हें जमा करना शुरुआत कर देती है। तो जो सबसे ज्यादा बड़े पत्थर रहेंगे वो सबसे पहले जमा होंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे जाकर जैसे जैसे एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, और ज्यादा धीरे धीरे मिट्टी भी जमा होने लगती है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, अचानक से पहाड़ से नीचे आने की वजह से ढलान खत्म हो जाती है, स्लोप खत्म हो जाती है। इसी वजह से नदी के पानी के पास अब इतनी एनर्जी नहीं रहती, इतनी उछाल नहीं रहती कि वो बड़े बड़े पत्थर को और आगे ले जा सके। इसी वजह से आप देखोगे जो भाबर है वो बड़े बड़े पत्थरों से बना है और इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों में क्या होता है, पत्थर यहां पर जमा हो जाते हैं। इस क्षेत्र को कहा जाता है भाबर। तो ये भाबर किसकी तरह होगा, ये जो है 8 से 10 किलोमीटर की लंबी बेल्ट है जो पर्वत श्रृंखला जो कि शिवालिक है, जो हिमालय की सबसे दक्षिणी क्षेत्र की श्रृंखला है, उससे समांतर पैरेलल एक बेल्ट शुरुआत होती है जो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, ये कितनी चौड़ी है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है और यहां पर सारे बड़े बड़े पत्थर यहां पर जमा हो जाते हैं। अब ज्यादा बड़े बड़े पत्थर रहते हैं तो नदी क्या होती है, इन पत्थरों के नीचे बहने लगती है और आपको भाबर क्षेत्र में लगेगा कि बड़ी बड़ी नदी जो है गायब हो जा रही है, इसे कहते हैं भाबर एरिया। अब बाद में क्या हुआ, जब ये भाबर एरिया के बाहर निकलेंगे तो यहां पर जितने भी बड़े बड़े पत्थर नदी कैरी कर रही थी सब जमा हो गए। उसके बाद यहां पर छोटे छोटे जो मिट्टी के कण हैं बस वो ही बचे रहे। तो जब ये मिट्टी के कण बिल्कुल बारीक दाना बालू मिट्टी इस तरीके की बचा रहे तो उस बेल्ट को कहा जाता है तेराई बेल्ट। अब तेराई बेल्ट में क्या होता है, बड़े पत्थर नहीं है तो जो नदी जो यहां पर गुम हो गई थी, जो पत्थरों के नीचे बहने लग गई थी, यहां पर नदी वापस से सरफेस में आ जाती है, सतह पर वापस आकर बहने लगती है और इस क्षेत्र को कहा जाता है तेराई। अब ध्यान रखिएगा ये जो क्षेत्र है ये यदि आप मैप में देखेंगे तो ये जो नेपाल वाला क्षेत्र है, यूपी का जो कंटिन्यूस जो यूपी बिहार और नेपाल वाला बेल्ट है इसे कहा जाता है तेराई बेल्ट। ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। यदि आप यहां पर जमीन लेने जाओगे ना तो एक जमीन जो 1 एकड़ जमीन है आपको 1.25 करोड़ 2 करोड़ की रेट के हिसाब से मिलेगी। बहुत ही महंगी जमीन है क्योंकि पूरे की पूरी इंडिया में सिर्फ एक तेराई ही की मिट्टी है जो नाइट्रोजन में, यहां पर नाइट्रोजन इस मिट्टी में पाया जाता है और यहां पर बहुत ही अच्छी बारिश होती है। इसी वजह से आप देखोगे यहां पर बड़े मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है और अब यदि आप देखोगे कुछ और भी खेती की जाने लगी है, पर मुख्यतः तेराई रीजन में क्या की जाती है, तराई के क्षेत्रों में गन्ने की खेती की जाती है। बहुत ही उपजाऊ जमीन है और इसी वजह से कृषि के तौर पर यदि आप देखोगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। तो समझ में आ गया भाबर कौन सा इलाका है, जब अचानक से पहाड़ की ढलान से नदी नीचे आती है तो बड़े बड़े पत्थर को वो जमा कर देती है प्लेन एरिया में, मैदानी क्षेत्रों में। इसी क्षेत्र को जहां पर नदी इन पत्थरों के नीचे बहने लगती है और गायब हो जाती है उसे कहा जाता है भाबर। वहीं जब नदी वापस से निकल आती है आगे दक्षिण की ओर क्षेत्रों में तो उसे कहा जाता है तेराई क्षेत्र। ठीक है, अब ये जो तेराई क्षेत्र है यहां पर नेचुरल वेजिटेशन यानी कि वनस्पति बहुत अच्छी रहती है, साथ ही साथ जो भी जंगली जानवर हैं बहुत मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि जो जंगल है डीप फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये प्राकृतिक तौर पर नेचुरल कंजर्वेशन के तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, अब देखो अब होता क्या है, जैसे मान लो कि ये जो है ये नदी बह रही है, ठीक है, तो सपोज ये एक नदी बह रही है यहां पर ये जो है लेट मी रीड्रॉ अगेन। तो यहां पर मान लो इसमें नदी बह रही है और ये इस जो है इसमें नदी बह रही है।
तो एक बात आप समझते हैं अपन, ये जो वी शेप का है, यहां पर नदी बह रही है। अब जब नदी बहती है तो नदी में क्या होता है, जब भी बारिश ज्यादा होती है तो क्या होती है, नदी अपना जो बहाव है उसको पार कर जाती है, अपना जो चैनल है इससे बाहर निकल आती है। और जब नदी इस चैनल से बाहर निकलेगी तो प्रतिवर्ष क्या होता है, नदी अपने अंदर जो भी मिट्टी पत्थर समाई रहती है वो क्या करती है, वो जमा कर देती है, यहां पर इस रीजन पर जमा कर देती है। और कभी कभी क्या होता है, नदी इसके पहले वाले क्षेत्रों में भी जमा करी रहती है। यानी कि जब ये नदी इस एरिया में ऊंची राह पर रही होगी, ऊंची रही होगी, जब इतना इरोजन नहीं हुआ होगा, तब नदी इस एरिया में भी जो भी सेडिमेंट्स है उनको जमा करी होगी। तो इस एरिया को, जहां पर पुराने सेडिमेंट जमा है, जहां पर पुराने मिट्टी हो या पत्थर जमा हो, उसे कहते हैं भंगार। और वहीं पर जहां हर साल जब भी बाढ़ आती है तो इन क्षेत्रों में कुछ जो सेडिमेंट्स हैं, एलिवियल सेडिमेंट्स, यानी कि नदी के पदार्थ, मिट्टी पत्थर हर साल जमा होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खादर। ये आपको समझना है। यानी कि ये जो खादर है, हर साल में जितने भी पत्थर कंकड़ हैं, जो हर साल बरसात के सीजन में, हर साल बरसात के मौसम में क्या होता है, ये सालाना रूप से मिट्टी में पत्थर कंकड़ फिर से ऐड करते हैं। इसी वजह से ये मिट्टी में क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन है उनको बढ़ाते हैं। इसी वजह से ये बहुत ही उपजाऊ अर्थात बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल मिट्टी है। इसी वजह से आप देखोगे ये जो खादर है यहां पर बहुत ही अच्छी खेती की जाती है। तो समझ में आ गया आपको, 4 भागों में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले है भाबर, पथरीली इलाका, फिर तेरई जहां पर नदियां वापस इमर्ज हो जाती हैं, और भंगार और खादर। ये 4 भागों में हमने पूरे के पूरे उत्तरी मैदान को उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजित किया है। अब ये है, जब अपन पढ़ रहे थे तो ये जो तरीका था, ये उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोगों ने पढ़ा, भाबर, तेरई, भंगार और खादर। एक तरीका ये है देखने का, लेकिन हम लोग इसे पश्चिम से पूर्व की ओर भी विभाजित कर सकते हैं। यदि पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर विभाजित करें तो इसे नॉर्दर्न प्लेन्स की, इसे उत्तरी मैदान की ट्रांसवर्स प्रोफाइल कहा जाएगा, अर्थात अनुप्रस्थ रूपरेखा कहा जाएगा। तो इसमें जो राज्य हैं उनके आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। जब राजस्थान में जो प्लेन है मुख्यतः उसे क्या कहा जाएगा, राजस्थान मैदान कहा जाएगा। पंजाब हरियाणा में कौन सा, पंजाब हरियाणा मैदान। उसके बाद ये पूरा का पूरा गंगा के जो घाटी के आसपास बहता है, इसे गंगा मैदान कहा जाएगा। और यहां पर आसाम का मैदान या ब्रह्मपुत्रा का मैदान। यानी कि यदि अपन पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो इन पूरे के पूरे जो मैदानी इलाका है उसे फिर से एक राजस्थान प्लेन, एक पंजाब हरियाणा प्लेन, गैंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन, यानी कि इन 4 भागों में फिर से विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो अब राजस्थान प्लेन क्या होगा, जो मुख्यतः कहां होगा, राजस्थान में बहेगा। ठीक है, इसके बारे में यदि आप देखोगे तो ये कैसा क्षेत्र है, ये एक रेगिस्तानी अर्थात डेजर्ट क्षेत्र है। इसके बारे में अभी आगे अपन नेक्स्ट जब डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। यदि अपन पंजाब प्लेन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पंजाब मतलब 5 नदियों का समूह। तो वो कौन कौन सी 5 नदी हैं, वो जो है वो सहायक नदी हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस नदी अर्थात सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी हैं। वो है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 नदी के मिलने से बनता है 5 नदी का समूह, जो कि पंजाब राज्य है। ठीक है, इसी में यदि आप देखोगे तो होता क्या है, जब भी नदी बहती है तो जैसे कि मान लो ये है गंगा नदी और नीचे बहती है यमुना नदी, ये दोनों जाकर मिल जाते हैं। कहां पर मिलते हैं, इलाहाबाद में मिलते हैं। संगम इसीलिए इलाहाबाद को कहते हैं, अब प्रयागराज हो गया है।
तो जो दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, इसे कहा जाता है डोब एरिया। इसी वजह से 5 नदी बह रही हैं, तो 5 डोब एरिया जो है पंजाब में बनते हैं। तो ये 5 डोब कौन कौन से हैं, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। सिंध सागर, जीह डोब, रचना डोब, बारी डोब, बिष्ट डोब, ये आपको नाम ध्यान रखना है। जो पंजाब में 5 डोब, डोब मतलब ये देखो, जैसे कि ये सिंधु नदी और यहां पर ये चेनाब नदी, इन दोनों के बीच में कौन सा बन रहा है, सिंध सागर डोब। ऐसा ही ये 5 डोब आपको नाम ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न क्या होता है, डोब क्या होता है, और पंजाब में कितने डोब हैं, तो आप देख लो 5 डोब हैं। पंजाब में कितनी नदियां हैं, 5 नदियां। इस तरीके से आपको समझना है। अगली बात यदि अपन करें तो गंगा का मैदान यदि अपन समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, गंगा का मैदान यदि आप देखोगे तो ये जो है इसे फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उत्तर की ओर जो ऊपरी क्षेत्रों में है, फिर मध्य क्षेत्रों में, और नीचे इलाके में जो है, वो तीनों जो है इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, ये 3 में किया गया है। तो क्या आपको कितना याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। बस आपको क्या रखना है, आपको नाम ध्यान रखना है कि जब अपन ऊपर गंगा का जो बात करें, ऊपरी गंगा में, तो उसमें कौन कौन से प्लेन आते हैं, उसमें आता है रोहिलखंड प्लेन, उसके बाद आता है गंगा यमुना डोब, और आता है यमुना चंबल। तो बेसिकली देखो, एरिया के हिसाब से इसे विभाजित किया गया है। ये वाला जो क्षेत्र है अपर गंगा में, इसे कहा जाता है रोहिलखंड प्लेन। इसके बाद ये वाला यहां से चंबल नदी बहती है, तो इसे यमुना चंबल डोब कहा जाता है। इस तरीके से इसे विभाजित किया गया है। यहां पर गंगा यमुना के बीच में बह रहा है, तो इसे गंगा यमुना डोब के नाम से प्रसिद्ध है ये। तो कौन से एरिया से नदी बहती है, कौन से दो नदियों के बीच में है, इसी आधार पर इसे क्या किया गया है, इसका नामांतरण किया गया है। बात आ गई समझ में। ऐसे ही यदि आप मिडिल प्लेन के बारे में बात करोगे, तो बिहार क्षेत्र का जो है उसे कहा जाता है मगध और मैथिली, और वहीं पर ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, इसे कहा जाता है अवध प्लेन। एग्जाम के प्रश्न से यदि आप देखोगे तो आपको क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अवध प्लेन कहां से कहां तक स्थित है। तो अवध प्लेन कहां से है, घाघरा से लेकर गोमती के बीच पर स्थित है। वहीं पर यदि आप मगध प्लेन की बात करोगे, तो ये सोन नदी के ईस्ट में यानी कि पूर्व की ओर स्थित है। वहीं पर जो मैथिली प्लेन है, वो गंडक और कोसी के बीच में स्थित है। तो ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इजी है, 3 याद रखना है, बाकी मैं आपसे बहुत ही लिमिटेड चीज याद करने के लिए कह रहा हूं। तो इसी तरीके से आप 1-2 चीज तो आपको एग्जाम के लिए याद करनी ही पड़ेंगी। और यदि आप देखोगे, नीचे जाओगे, तो यहां पर कौन सा है, लोअर गंगा यानी कि निचले गंगा का मैदान। अब निचले गंगा में क्या होता है, यहां पर डेल्टा बनता है। तो अब जैसे क्या हुआ, जैसे अपन ने देखा था, नदी पहाड़ से नीचे आती है तो उसकी जो उछड़ा है, एनर्जी है, कम हो जाती है। इसी वजह से जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो जमा कर देती है। लेकिन जब नदी समुद्र के पास पहुंचने लगती है, तब क्या होती है, उसकी एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है। इसकी वजह से वो मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं उसे भी आगे अपने साथ नहीं ले जा सकती। इसी वजह से ये मिट्टी को भी जमा कर देती है और इससे बनता है डेल्टा। तो ये जो लोअर गैंगेटिक प्लेन है, निचला गंगा का मैदान है, वो कैसा है, वो डेल्टा का मैदान है, जहां पर नदी के जो छोटी छोटी कण हैं उसे जमा करके एक बड़ा सा डेल्टा जिसे कहा जाता है वो बनता है। ठीक है, अब यदि अपन नेक्स्ट देखें तो देखो, आसाम के क्षेत्र में जो है ये क्या है, ये है ब्रह्मपुत्रा प्लेन, यानी कि इसे और नाम से क्या कहते हैं, आसाम प्लेन या ब्रह्मपुत्रा प्लेन के नाम से कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, यहां पर कौन सी नदी नीचे आ रही थी, ब्रह्मपुत्रा की नदी, और उससे बहुत सारी सहायक नदी नीचे आ रही हैं। जब ये नदी नीचे आ रही है तो होगा क्या, ये जमा करेंगी जितना भी जो ये मिट्टी ला रही हैं, ये पत्थर ला रही हैं, ये मैदानी एरिया में आके ये जमा कर देंगी। और ये जब जमा करेंगी
तो इसी तरीके से एक समतल मैदान बनेगा जो यहां पर है एग्रेडेशन प्लेन। एग्रेडेशन प्लेन मतलब कि एक नदी ने ये प्लेन बनाया, दूसरी नदी ने ये प्लेन बनाया, तीसरी नदी ने ऐसा प्लेन बनाया, तो ऐसा करते करते एक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस प्लेन बन गया। यानी कि छोटे छोटे प्लेन जो नदियां बनाई वो आपस में जुड़ गए, उनका एडिशन हो गया और प्लस प्लस करते हुए धीरे धीरे समय के साथ एक बहुत ही बड़ा प्लेन बना, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इस तरीके से ब्रह्मपुत्रा प्लेन बना। बात समझ में आ गई? यानी कि चाहे वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो, चाहे वो गंगा का मैदान हो, या पंजाब हरियाणा की जो सिंधु नदी से बना है, सारे के सारे प्लेन किस वजह से बने हैं? नदियों के ही जो डिपोजिट करने के, नदियों का जो जमा करते हैं मिट्टी, बालू, पत्थर, उन्हीं से ये सारा का सारा जो है उत्तरी मैदान बना है। बहुत ही आसान है, आपको इसमें कुछ भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम यही है कि आपको कम से कम याद करना रहे, ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास में ही याद हो जाए और एग्जाम में आप अच्छे से क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं। इसी के साथ जो हमारा उत्तरी मैदान की भू आकृति थी वो खत्म हो चुकी है। अब इसमें अपन बात करेंगे थार डेजर्ट की, या इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, महान भारतीय रेगिस्तान। यदि अपन इसको समझें तो हम सब लोग जानते हैं कि रेगिस्तान भारत में कहां पर सिचुएटेड है? राजस्थान में सिचुएटेड है, राजस्थान पर स्थित है। लेकिन आज अपन उसके भी अंदर पढ़ेंगे कि कहां पर कितना सिचुएटेड है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि रेगिस्तान से आपके दिमाग में क्या आता है? आता है नॉर्मली मिट जो है बालू याद आती है। बालू को क्या बोलते हैं? सैंड याद आती है। भीषण गर्मी याद आती है, बालू याद आती है। लेकिन रेगिस्तान को डिफाइन कैसे परिभाषित किया जाता है? वो किया जाता है वर्षा से। तो किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में जब सालाना यानी कि एक साल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो उस एरिया को कहा जाता है रेगिस्तान। इसी वजह से रेगिस्तान जरूरी नहीं है सिर्फ गर्म रेगिस्तान हो, बल्कि ठंडा रेगिस्तान भी होता है। जैसे कि यदि आप यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो ये, यदि इंडिया का मैप कंप्लीट करें तो ये वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा लद्दाख का रीजन है, और लद्दाख का रीजन एक ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान क्यों? क्योंकि यहां पर साल भर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो यह ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान कभी भी टेम्परेचर से संबंधित नहीं है, बल्कि वर्षा से संबंधित है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यदि अपन राजस्थान को देखें तो राजस्थान में जो है ये वेस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में क्या है, यहां पर लूनी नदी बहती है, और लूनी नदी एक तरीके से जो इसके पश्चिम में है इसे कहा जाता है मरुस्थली, और इसके जो पूर्व एरिया में सिचुएटेड है उसे कहा जाता है बागर। तो ये जो मरुस्थली है ये एक्चुअल में सही तौर पर डेजर्ट है, ये है रेगिस्तान। वहीं पर जो बागर है वो सेमी डेजर्ट है, यानी कि वो ट्रू मात्रा में सही तरीके से बागर एरिया रेगिस्तान नहीं है। ठीक है, सेमी रेगिस्तान है, पार्शली रेगिस्तान है। समझते हैं अपन इस बात को। तो देखो हुआ क्या, अब यदि अपन इस बात को समझते हैं तो ये पूरा का पूरा रीजन कैसा है? शुष्क है, अर्थात यहां पर बारिश ज्यादा नहीं होती है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि यहां पर आप समझो कि बारिश क्यों नहीं होती है। तो बारिश इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर कौन सा माउंटेन सिचुएटेड है, कौन सी पहाड़ी है? यहां पर इस तरीके से जो है ये अरावली की पहाड़ी सिचुएटेड है, यहां पर स्थित है। तो अरावली की पहाड़ी से क्या होता है, जब हम मॉनसून पढ़ेंगे तो ये जो मॉनसून की हवाएं होती हैं वो क्या होता है, वो अरावली के समांतर बहती है। वो अरावली के समांतर होते होते दिल्ली की ओर चले जाती है, इसी वजह से बारिश नहीं होती है। यदि पहाड़ की वजह से बारिश होनी है तो इस हवा को क्या होना चाहिए, पहाड़ के एकदम ऐसे वर्टिकल बहना चाहिए ताकि ये पहाड़ से टकराए और ऊपर जाए और बारिश होए। लेकिन क्या होता है, ये जो मॉनसून विंड है
ये पहाड़ के समांतर चले जाती है, अरावली के समांतर पैरेलल चले जाती है। इसी वजह से अरावली की वजह से यहां पर बारिश नहीं होती है। जब अरावली नहीं उठा था तब ये एरिया एक जमाने में अच्छा खासा बारिश होती थी, और यहां पर एक जमाने में यहां पर कार्बोनिफेरस युग में ये जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। और इसी दौर पर यदि आप देखोगे गुजरात के क्षेत्र में अभी रिसेंटली यहां पर है द्वारका, यहां पर कहां गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे द्वारका में, नीचे समुद्र के नीचे जाकर वो क्या किए, योग किए। तो यही जो है ये कहां से आया, ये कार्बोनिफेरस के समय के बाद जब वापस जब उठा तब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र वापस से नीचे डूब गया। तो इस तरीके का कुछ हुआ था, यानी कि आधा क्षेत्र नीचे डूब गया फिर ऊपर उठा, ऐसा कुछ आपको समझना है। इस तरीके से जब बेसिकली हुआ क्या था, जब इंडियन प्लेट हिमालय से ऊपर की प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई थी, तो वहीं पर कुछ क्षेत्र जो गुजरात का है वो दब गया था, वहीं अरावलीस उड़ गया था। इसी तौर पर ये पहाड़ी बनी, और यहां से ये पहाड़ी बनने की वजह से बड़े क्षेत्र में क्या होने लगी, सूखा पड़ गया। ठीक है, तो ये है आपका ये। अब यदि अपन इसकी बात करें तो मरुस्थली का अर्थात मतलब होता है मृत भूमि, मतलब कि इतना ज्यादा तापमान है, इतनी कम वर्षा है। जैसे अपन ने देखा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है तो क्या होता है, यहां पर जो पशु पक्षी हैं या जो इवन पेड़ हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और यहां एक तरीके से बंजर भूमि है जो एग्जिस्ट करती है। और यदि अपन इसको देखें तो जो मरुस्थली एरिया है वो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, ये रेतीला एरिया है, यानी कि यहां पर बालू मिलती है, सैंडी एरिया है। वहीं पर इसके पूर्व में यदि अपन देखें तो ये एक पथरीला एरिया है, वहां पर रेत की बहुत ही पतली सी लेयर है, बहुत ही पतली सी सतह है। यानी कि मरुस्थली में जितना आप पश्चिम की ओर जाओगे उतना रेतीला इलाका बढ़ता जाएगा, वहीं जितना पूर्व की ओर आओगे आपको क्या मिलेगा, रेतीला इलाका कम मिलेगा और पथरीला इलाका ज्यादा मिलेगा। तो यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट यदि आप देखोगे बागर की बात करें तो बागर जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ये अर्ध रेगिस्तानी है, यानी कि यहां पर बारिश थोड़ी सी ज्यादा होती है। रेगिस्तान में अपन ने देखा कितनी होती है बारिश, 25 सेंटीमीटर से कम। यदि 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर का जो इलाका है ये वाला है बागर एरिया, यहां पर बारिश थोड़ा सा ज्यादा होती है। इसी वजह से आप देखोगे यहां पर जो घास है, जो ग्रासेस हैं वो बहुत ही अच्छी उगती हैं। इसी वजह से आप देखोगे आमतौर पर ये जो पूरा का पूरा इलाका है जिसमें गुजरात का एरिया और पूर्वी राजस्थान का एरिया, ये वाला जो एरिया है यहां पर आप देखोगे बहुत अच्छी घास उगती है। इसी वजह से यहां पर बहुत ही अच्छी दूध का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि गायों को यहां पर बहुत ही अच्छा फीड मिल जाता है। तो ये इसी बागर एरिया के नाम से ही होता है। तो इसी के साथ हमारा जो मरुस्थली एरिया है या ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो भी खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे भू आकृति के आधार पर पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिस्कस करेंगे, और आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स भी बचा है उसको भी अपन फ्यूचर के वीडियो में खत्म करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिए, और किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करिए। हम एक ग्रुप बना रहे हैं जहां पर हम लगातार बच्चों का डिस्कशन कर सकें, जिसमें मैं भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहूंगा। उस ग्रुप में यदि आपको ऐड होना है तो इस नंबर पर मुझे अपना नाम लिखिए और CGPSC लिखकर मैसेज करिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।